है कोशिका। कोशिका क्या है? आप ऐसे समझिए, कोशिका का जैसे मान लीजिए ये स्कूल भवन, अपना स्कूल का भवन कई एक कमरों से मिलकर बना है। एक कमरा कई ईंटों से, हजारों लाखों ईंटों से मिलकर बना है। मतलब इस भवन की मुख्य इकाई हो गई ईंट। हजारों ईंटों से मिलकर कमरा बना, अब एक कमरे से पूरा भवन बनकर तैयार हुआ। तो वैसे ही सभी सजीवों के शरीर की मुख्य इकाई है कोशिका। वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब सारी क्रियाएं भी इसी में संपन्न होती हैं सजीवों की। श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, सारी क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। इसके अलावा इस सबके शरीर की मुख्य संरचनात्मक इकाई है। जब कोशिकाएं, हजारों कोशिकाएं मिलकर, जब कोशिकाएं हजारों मिल जाती हैं ना, हजारों कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं, एक रचना बना लेती हैं, उसे कहते हैं ऊतक। अंग्रेजी में कोशिकाओं को कहते हैं सेल्स और ऊतक को कहते हैं टिश्यूज। टिश्यू माने ऊतक। और जब हजारों ऊतक, हजारों नहीं लाखों ऊतक जब मिल जाते हैं, तब जो रचना बनकर तैयार होती है, मैंने बताया था अंग। तब जो रचना बनकर तैयार होती है उसे कहते हैं अंग। अंग को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन कहते हैं अंग्रेजी में। और जब कई अंग मिलकर एक ही कार्य करते हैं, कई अंगों की एक ही कार्य में भागीदारी होती है, तब उसे कहते हैं अंग तंत्र। तब उसे क्या कहते हैं? अंग तंत्र। उसे कहते हैं अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तब उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे मान लीजिए पाचन की बात करें, पाचन, हमारे शरीर में पाचन होता है। तो पाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? दांत से शुरुआत होती है। पहले दांत भोजन को महीन करेंगे, दांत, उसके बाद में फिर जो है मुख से भोजन नली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत और अग्न्याशय। इतने अंगों का योगदान रहता है भोजन को पचाने में। रहता है कि नहीं? मुख से स्टार्ट हुआ, मुख, भोजन नली, आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, यकृत पचाने के लिए एंजाइम देता है, पित्ताशय, अग्न्याशय। ये सब मिलकर के इनका एक ही काम है, भोजन को पचाना। तो इन सभी अंगों को मिलाकर कहेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या कहेंगे? वे सारे अंग जो मिलकर एक ही काम, मतलब भोजन को पचाने का काम करें, उनको कहेंगे पाचन तंत्र। अब ऐसे मान लीजिए श्वसन, श्वसन एक क्रिया है। ऑक्सीजन को लेना और फिर रक्त में पहुंचाना, श्वसन एक क्रिया है। तो श्वसन में कौन कौन भाग लेता है? हमारी नाक, नासिका, नोज। इसके बाद में सांस नली, सांस नली के बाद में फेफड़े, और फेफड़ों से फिर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, रक्त में जाती है। तो श्वसन में जो अंग भाग लेंगे उन सबको मिलाकर कहेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है। अगला है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है? हमारे रक्त के पूरे बहाव को शरीर में करने में जिनका योगदान रहता है, हमारे रक्त को पूरे शरीर में ले जाने में जिसका योगदान रहता है, उसे कहेंगे परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र में कौन कौन आता है? हमारी नसें, जिनको शिरा कहते हैं, शिराएं, जो ऊपर वाली नसें हैं जो हमें हरी हरी दिखाई देती ना, इनको शिराएं कहते हैं। अंदर हैं उनको धमनियाँ कहते हैं। और हृदय, धमनियाँ, शिराएं और हृदय, इन सब का एक ही काम है कि रक्त को पूरे शरीर में सर्कुलेट करना। पूरे शरीर में सर्कुलेट करना, सीधे बढ़ जाए, रक्त को पूरे शरीर में सर्कुलेट करना, ये काम है किसका? धमनियाँ, शिराओं और हृदय का। तो ये मिलकर बनाते हैं परिसंचरण तंत्र। आगे किसी टॉपिक में बताएंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल से।
तो कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। जिनका एक ही काम हो, कई सारे अंगों का जो एक ही काम होता है तो वो बनाते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र से निर्माण होता है किसका? शरीर का। यानी इससे ये साबित हुआ कि शरीर की सबसे मुख्य इकाई है कोशिका। कोशिका, कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र बना और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है। अब इसके कोशिका के इतिहास पर चलते हैं। कोशिका का इतिहास कितना पुराना है? बहुत पुराना है। देखिए, कोशिका की खोज सबसे पहले, कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1665 में की थी। कोशिका की खोज, कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, वो भी मृत कोशिका की, कॉर्क में मरी हुई कोशिकाओं को खोजा था, जीवित नहीं। मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। ठीक है। उसके बाद सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका जो थी वो जीवाणु कोशिका थी। जीवाणु का नाम सुना है ना आपने? जीवाणु कोशिका की खोज की थी उन्होंने। जीवित कोशिका में जीवाणु कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी सन 1674 में। इतना ही नहीं, आगे रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज की। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज, कोशिका के अंदर जो रचना पाई जाती है, मुख्य रचना जो कोशिका को नियंत्रित करती है, कोशिका को जो नियंत्रित करती है उसे कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक की खोज की है किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है। अच्छा, अब बात करें माप की कोशिकाएं सबसे बड़ी कौन सी हैं, सबसे छोटी कौन सी हैं? तो मनुष्य के शरीर में बता दें आपको, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका वो क्या है? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंग्रेजी में कहते हैं इसको ओवम। ओवम कहते हैं इसको। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु। शुक्राणु है सबसे छोटी कोशिका जो मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है वो है शुक्राणु। अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म, SPERM। ठीक है। वैसे सभी जीवधारियों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? हम बता चुके हैं। सभी जो जीवित जीवधारी हैं उनमें सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। जीवधारियों में सबसे छोटी कोशिका, जीवधारियों में
सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, जीवधारियों में सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसे PPLO भी शॉर्ट में कहा जाता है, PPLO, माइकोप्लाज्मा को। अच्छा, अच्छा, सभी जीवधारियों में सबसे बड़ी कोशिका, जीवधारियों में सबसे बड़ी कोशिका, जीवधारियों में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका वो कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा जो है, ध्यान रखिए, ये कोशिका है, कोई अंग नहीं है। अंडे किसी भी के भी हों, कोशिकाएं हैं, ये ना कोई अंग है, ना ऊतक है, ना अंग तंत्र है, ये सिर्फ कोशिकाएं हैं। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, क्योंकि शुतुरमुर्ग ही पक्षियों में सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हमने बताया था, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर क्या, सभी के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिकाएं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो है उसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या अंग्रेजी में कहते हैं इन्हें, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन, अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं ये पूरे शरीर की सूचना मस्तिष्क को देने का काम करती हैं। हमारे ब्रेन को पूरी सूचना तंत्रिका कोशिकाएं, पूरे शरीर में इनका नेटवर्क सा फैला हुआ है, पूरे शरीर में नेटवर्क सा फैला हुआ है, तार जैसे फैले हैं पूरे शरीर में। अब सब शरीर में कोई बाहरी प्रतिक्रिया होती है तो तुरंत सूचना ब्रेन को, दिमाग को पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए आग पर पैर पड़ गया, अब जब तक आपने नहीं देख पाया और आग पर पैर पड़ गया, जब तक आपने देखेंगे तब तक पैर जल जाएगा, जब तक आप आंखों से देखेंगे तब तक तो पैर जल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जहां आग पर पैर पड़ा और सेकंड से भी कम समय, मिली सेकंडों में सूचना दिमाग को पहुंच जाती है। ये तो कोई खतरनाक चीज़ है भाई, आग है, इसको हटाओ पैर जल्दी फटाक से, तुरंत से सूचना आ जाती, दिमाग दे देता है आदेश, वहाँ से तुरंत आदेश दे देता है, तुरंत पैर हटाओ वहाँ से, नहीं तो जल जाएगा। तो तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर की सूचना जो है वो मस्तिष्क को देती हैं। मस्तिष्क का आदान प्रदान, मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम तंत्रिका कोशिकाओं का होता है, ये पूरे शरीर में फैली होती हैं। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाओं के प्रकार कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाएं मुख्यतया दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, ध्यान रखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी जो कोशिका है वो है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक का मतलब वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित कैरियन माने केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रो मतलब जिसमें विकसित नहीं है और कैरियन का मतलब है केंद्रक। वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके अलावा और भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिका के अंदर भी बहुत से अंग होते हैं, उन्हें कोशिकांग कहा जाता है, वो भी नहीं पाए जाते, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक और अन्य कोशिका के भाग नहीं पाए जाते उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जैसे जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जीवाणुओं का नाम सुना है ना आपने? जीवाणु, तमाम जीवाणु बीमारियां फैलाते, टीबी है, कॉलरा है, टिटनस है, ये जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। टीबी, कॉलरा, टिटनस और क्या नाम उसका, डिप्थीरिया, ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और डिप्थीरिया, टाइफाइड जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, टाइफाइड, ये सब क्या है, ये जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इनमें कोशिका के अंग नहीं पाए जाते, ना ही सुविकसित केंद्रक पाए जाते, यानी डेवलप्ड केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अलावा उसमें बाकी भी कोशिकांग पाए जाते हैं। आगे टॉपिक में हम बाकी इनके क्या क्या इनमें कोशिकांग होते हैं वो सब जानेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और बाकी के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में या तो केंद्रक नहीं होता या तो डीएनए होगा उसके अंदर। डीएनए के बारे में बता चुके हैं पिछले, या तो डीएनए होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, कोशिका द्रव्य होगा। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें केंद्रक भी होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक के अलावा और जो रचनाएं हैं केंद्रक द्रव्य और इसमें होगा गुणसूत्र, ये रचनाएं होंगी गुणसूत्र के बाद में अंतः प्रद्रव्य जालिका, ये रचनाएं पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। और क्या होगा? अंतः प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, ये अंग पाए जाएंगे इनमें। राइबोसोम के बाद में लाइसोसोम आदि और भी हैं आगे, ठीक है। तो ये तो रहे कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा अब हम जानेंगे जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। जंतु कोशिका जो जंतुओं की कोशिकाएं हैं, अब वनस्पति कोशिका का मतलब है जो पौधों की कोशिकाएं। जरूर उनमें अंतर होगा कुछ, पौधों की कोशिकाएं और जंतु की कोशिकाओं में जरूर अंतर होगा ना, तभी तो पौधे अलग हैं, जंतु अलग हैं। जंतु कोशिका और पौधों की कोशिकाओं में अंतर जानेंगे। तो एक तरफ देख लेंगे जंतु कोशिका और दूसरी तरफ वनस्पति कोशिका। जंतु कोशिका एक तरफ, दूसरी तरफ वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका। देखिए जंतु कोशिकाएं, जंतुओं का जिनसे शरीर बना है वो जंतु कोशिकाएं हैं, और वनस्पति कोशिकाएं वे कोशिकाएं जो पौधों की हैं। थोड़ा अंतर है इनमें, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में। देखिए जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें जो है सबसे पहली बात तो जो जंतु कोशिकाएं हैं उनकी जो कोशिका की जो बाहर वाली भित्ति है वो पतली है, और वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति थोड़ी चौड़ी है। आप ऐसे समझिए ये कोई जंतु कोशिका है, ठीक है, कोई इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अब वनस्पति कोशिका अगर देखेंगे हम तो इसकी जो बाहर वाली जो झिल्ली है ना, बाहर वाली ये थोड़ी मोटी होती है। ये जो थोड़ी मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है बाहर वाली जो वनस्पति कोशिका की जो झिल्ली है, ठीक है, ये बाहर वाली जो झिल्ली है थोड़ी मोटी होती है, और ये जो है बिल्कुल पतली सी होती है। इसको कोशिका झिल्ली कह सकते हैं, ठीक है, और इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, काफ़ी मोटी होती है। ये इसका अंतर हो गया पहला, ये कोशिका भित्ति है, ये मोटी होती है थोड़ी कोशिका भित्ति, और ये जो है जंतु कोशिका है इसकी ये भित्ति है जो कोशिका कला कहते हैं इसको, काफ़ी पतली सी झिल्ली होती है, कोशिका कला।
कोशिका कला। कोशिका कला बहुत पतली झिल्ली है, कोशिका भित्ति उसकी बहुत चौड़ी होती है झिल्ली, ठीक है। अच्छा, दूसरा अंतर क्या है, जो वनस्पति कोशिका है उसमें भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जंतु कोशिका है उसमें भी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वनस्पति कोशिकाओं में प्लास्टिड नामक कोशिकांग पाए जाते हैं। प्लास्टिड और इसमें नहीं पाए जाते। ये भी कई प्रकार के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये पाए जाते हैं वनस्पति कोशिका में। जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते। क्लोरोप्लास्ट, ध्यान दीजिए इधर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये वनस्पति कोशिका में पाए जाते, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, पौधे के भागों का। क्रोमोप्लास्ट की वजह से फल रंगीन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट की वजह से पौधों के सफ़ेद भाग होते हैं, आप लोगों ने देखा ना, तने वगैरह जब वो सफ़ेद होते हैं कोई ना, तो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से पौधों के भाग सफ़ेद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों के भाग हरे होते हैं। क्रोमोप्लास्ट की वजह से पौधों के भाग रंगीन होते हैं, कोई लाल है, कोई फल, कोई पीला है, कोई बैंगनी है, बैंगन है ना, कोई हरा, बाकी जो कलर हैं हरे और सफ़ेद को छोड़कर। पौधों का जो हरा भाग है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, पौधों का जो सफ़ेद भाग है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से है, और पौधों का जो रंगीन भाग है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। इतना ध्यान रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट मतलब सफ़ेद भाग, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको माने होता है सफ़ेद, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये इसकी वजह से पौधों के भाग सफ़ेद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरे, क्लोरो माने ही हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों के भाग हरे होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट की वजह से पौधों के भाग रंगीन होते हैं। ये भी जो है ये जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते। और आपको बता दें कि क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही क्लोरोफिल कहा जाता है, आगे बांट दिया जाता है क्लोरोफिल, सुना है ना नाम, क्लोरोप्लास्ट को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। इन्हीं की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरे पौधों में। ये अंग जो है जंतुओं में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये क्रियाएं ही नहीं जंतुओं में होती हैं, और जंतुओं में अलग अलग रंग भी नहीं होते, एक शरीर में एक ही रंग होता है त्वचा का, है ना, तो ये चीज़ें नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। बात समझ में आ गई। इसके आगे और जो अंग हैं वो पौधों में भी पाए जाते हैं, वनस्पति कोशिका में भी पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। और केवल ये ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति वनस्पतियों की थोड़ी मोटी होती है, सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, ये सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है कोशिका भित्ति, ये मोटी होती है थोड़ी, और जंतुओं में ये पतली होती है। जंतु कोशिका में ये पतली होती है, बिल्कुल झिल्ली समान रचना होती है, ठीक है।